गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा वाष्प और सजल को प्रोवाइड करने वाले कारक। ये लेसन नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था जो कल टेस्ट होगा उसमें लेसन नंबर 6 और 7 दोनों आएंगे, तो दोनों को आपको कंप्लीट अच्छी तरह तैयार करना है। और इससे संबंधित जो भी कमेंट है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, वो भी बताना है। वो आपके 10 नंबर टेस्ट के 10 नंबर कमेंट के दोनों दिए जाएंगे। तो लेसन नंबर 6 और 7 अच्छी तरह आपको तैयार करना है, ठीक है। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सक्रिय आयन सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इमाम्यूरो और फिजिनो नामक वैज्ञानिक ने सक्रिय आयन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब आज जो टॉपिक है उसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है तो बाह्य कारक की बात करेंगे, पर बाह्य कारक है उसमें कौन कौन से, यानी जो वाष्प और सजल को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो बाह्य कारक अलग है और आंतरिक कारक अलग है। तो बाह्य कारक कौन कौन से हैं, तो बाह्य कारक में सबसे पहले प्रकाश, जो वाष्प और सजल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष भी करेगा और अप्रत्यक्ष भी करेगा। जो प्रत्यक्ष को रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से तापमान वृद्धि से वाष्प और सजल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। तो प्रकाश है वो वाष्प और सजल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों खुलने पर और अप्रत्यक्ष रूप से जब रंध्र खुल जाते हैं, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो वाष्प और सजल क्या होता है, अधिक। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट कौन सा है बाह्य कारक में, वायु। अगर वायु अधिक तेज होती है तो पत्ती के पास, जब वायु अधिक तेज होती है तो पत्ती के पास है जो नमी वाली वायु है वो वहां से चली जाती है, और यहाँ कौन सी वायु आ जाती है, शुष्क वायु। यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाष्प और सजल भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब वायु अधिक चलती है तो नम वायु यहाँ से हट जाती है, और शुष्क वायु वहां आने के कारण यहाँ वाष्प और सजल बढ़ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा है, प्राप्य जल की मात्रा, यानी पौधे को प्राप्त होने वाले आसानी से जल प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो यदि इसकी मात्रा, जल की मात्रा अधिक है तो वाष्प और सजल बढ़ेगा। अगर जल की मात्रा वहां पे कम है तो वाष्प और सजल भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर है चौथा कौन सा है, तापमान। तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प और सजल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कौन से कारक होगी, बाह्य कारक। पहला प्रकाश, वाष्प और सजल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष रूप से रंध्र खुलने पर और अप्रत्यक्ष रूप से वाष्प जो भी तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्प और सजल बढ़ेगा। फिर दूसरा वायु का हो गया, वायु तेज होगी तो नम वायु वहां से हट जाएगी, और शुष्क वायु आ जाने के कारण वाष्प और सजल बढ़ जाता है। प्राप्य जल की मात्रा अधिक होती है तो वाष्प और सजल तो होता है, प्राप्य जल की मात्रा कम होती है तो वाष्प और सजल भी क्या होता है, कम। तापमान बढ़ेगा तो वाष्प और सजल भी बढ़ेगा। अब आंतरिक कारक कौन से हैं जो वाष्प और सजल को प्रभावित करते हैं। पहला है लीफ की संरचना। लीफ है, पत्ती है, उसकी संरचना। अगर लीफ में रंध्र धसे होते हैं तो वाष्प और सजल क्या होता है, कम। जैसे आपने सुना होगा मरुद्भिद पादप है, उसमें रंध्र गर्भ में धसे रहते हैं, या अधिचरण पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, उस समय वाष्प और सजल क्या होगा, कम। तो जो मनुष्य के प्लांट है उसमें रंध्र धसे होते हैं या क्यूटिकल मोटी होती है तो वाष्प और सजल क्या होता है, कम। और जल की हानि क्या होती है, कम। फिर अगर लीफ पर प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्र अधिक हो तो वाष्प और सजल भी क्या होगा, अधिक। रंध्र अधिक है तो वाष्प और सजल भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर है मूल और परों का अनुपात। अगर मूल और परों का अनुपात अधिक है तो वाष्प और सजल भी क्या होता है, अधिक। अगर कम है तो वाष्प और सजल क्या होता है, कम। जैसे मान लो छोटा प्लांट है उसमें वाष्प और सजल कम होगा, बड़ा प्लांट है वाष्प और सजल अधिक होगा। तीसरा है पत्ती का अभिविन्यास। तो अगर पत्ती है, प्रकाश पत्ती की सतह पर सीधा आके गिरे, मान लो लीफ है इसमें सीधा आके गिरता है, समकोण गिर रहा है, तो वो टेम्परेचर अधिक होगा पत्ती का और वाष्प और सजल क्रिया अधिक होगी। जब ये लीफ है इसके समांतर, जैसे मान लो लीफ इस प्रकार से है और प्रकाश इस प्रकार से आता है, तो कौन सा गिरा, समांतर।
तो जब प्रकाश पत्ती के समांतर गिरेगा तो वाष्प उत्सर्जन कम होता है, और अगर सीधा गिरता है तो वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। ये कारक हो गए। तो आपसे पूछते हैं छोटा क्वेश्चन कि जो वाष्प को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारक को बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत सारे बता दिए। ये बाह्य कारक हो गए, ये कौन से हो गए, तो याद रह जाएगा आसानी से। प्रकाश का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव, वायु का वाष्प बढ़ जाएगा अधिक होगी तो जल की मात्रा अधिक, तो वाष्प अधिक है, फिर कम होता है तो वाष्प कम हो जाएगा, तापमान अधिक तो वाष्प अधिक हो जाएगा, ये तीनों भूल गए। रंध्र दसे होंगे तो वाष्प कम हो जाएगा, रंध्र अधिक होंगे तो वाष्प अधिक हो जाएगा, अनुपात अधिक है तो वाष्प अधिक है, अब विन्यास में प्रसिद्ध प्रकाश गिरता है तो वाष्प उसमें अधिक, समांतर गिरता है तो कम। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा आपको सभी को ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। यहाँ अपना टॉपिक भी है महत्व, वाष्प उत्सर्जन के महत्व को बताइए, क्या महत्व है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने वाष्प उत्सर्जन को क्या कहा है, पादपों में पाई जाने वाली आवश्यक बुराई कहा है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि वाष्प उत्सर्जन आवश्यक भी है और वाष्प उत्सर्जन पादप में पाई जाने वाली बुराई भी है। दोनों काम हो गए कि चाहिए भी और उसके लिए हानि भी है, दो काम हो गए उसके लिए। तो यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि वाष्प उत्सर्जन पादपों में पाई जाने वाली आवश्यक बुराई है, इस कथन को समझाइए। वाष्प उत्सर्जन पादपों में पाई जाने वाली एक आवश्यक बुराई है, इस कथन को समझाइए, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन टेस्ट में भी दे सकता हूं। तो क्यों, कुछ वैज्ञानिकों ने क्यों कहा, तो उसके लिए ये पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि ये लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब मैं दोनों आपको बताता हूं, लाभदायक तो क्यों है, हानिकारक क्यों है। तो आप पहले उत्तर ये लिखेंगे, वाष्प उत्सर्जन पाई जाने वाली पादपों में आवश्यक बुराई है। क्यों, क्योंकि इसमें इसके द्वारा लाभदायक क्रियाएं निम्न होती है। कौन सी, अगर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है तो वहां जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी तो डीपीडी बढ़ जाएगी, और कौन सा दाब उत्पन्न हो जाएगा, चूषण दाब। चूषण दाब उत्पन्न होगा तो जल का क्या हो जाएगा, अवशोषण, और जल का अवशोषण होता है तो जल के साथ खनिज लवण भी अवशोषण हो जाते हैं। फायदा हो गया भाई, पादप है, ये पादप है, इस पादप में वाष्प उत्सर्जन होगा तो जल की कमी होगी तो जल नीचे से ये सोखेगा, यानी डीपीटी बढ़ेगी तो जल के द्वारा जल के साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण हो जाएगा और पादप की विभिन्न भागों को मिल जाता है। तो वाष्प उत्सर्जन होगा तो जल और खनिज लवण है दोनों की अवशोषण की दर बढ़ जाती है, प्लांट की मुकाम बनते हैं। पहला फायदा। दूसरा, अगर ये क्रिया होती है तो कौन सा दाब उत्पन्न हो जाएगा, चूषण दाब, और चूषण दाब उत्पन्न हो जाएगा तो कौन सी क्रिया हो जाती है, रसारोहण की क्रिया भी हो जाती है। गुरुत्व बल के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया है, वो क्या कहलाती है, रसारोहण। तो रसारोहण की क्रिया भी वाष्प उत्सर्जन के कारण ही होती है। तो आपने पढ़ा था वाष्प उत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत, वो इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ था। तो ये दोनों क्रिया वाष्प उत्सर्जन के कारण ही होती है, तो दोनों से फायदा हुआ प्लांट को। तीसरा, गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस समय तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। क्या करता है, तापमान को नियंत्रित। फिर जल का निष्क्रिय अवशोषण इसके द्वारा चलता रहता है, यानी एटीपी खर्च नहीं होती है और जल का अवशोषण भी होता रहता है। फलों को मीठा बनाने में भी ये वाष्प क्रिया फायदा करती है। फिर अनावश्यक जल है, अगर शरीर में बहुत अनावश्यक जल हो गया, मान लीजिए आवश्यकता से अधिक हो गया, नीचे भी अधिक हो गया, उस समय उसको बाहर निकालने में भी वाष्प उत्सर्जन क्या है, आवश्यक। तो ये सब पांचों पॉइंट है, वो क्या है, लाभ प्रदान कर रहे हैं। और ये किसके दौरान हो रहे हैं, वाष्प उत्सर्जन के कारण। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पादप के लिए क्या है, लाभदायक। तो ये तो खत्म हो गया साहब। अब इसमें आवश्यक बुराई भी है, आवश्यक काम हो गया, बुराई क्या है, देखो मैंने नोट लिख के लिखा है। अगर अवशोषण कम होता है, अवशोषण कम हो रहा है, ठीक है, और जल की कमी है वहां पर और अवशोषण भी कम हो रहा है, तो वहां वाष्प उत्सर्जन क्या होगा, बिल्कुल कम। और वाष्प उत्सर्जन कम होता है तो पत्तियों में क्या आती है, अस्थायी मलानी यानी मुरझा जाती है। और लंबे समय तक ये क्रिया चलती रही, जल का अवशोषण नहीं किया गया और जल का अवशोषण नहीं किया जाएगा तो पूरी पत्तियां मुरझा जाएंगी
और प्लांट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इससे हानि भी है और ये लाभ भी है, इस कारण ये आवश्यक बुराई माना जाता है। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देना चित्र है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक है अपना बिंदुस्राव। हाँ, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिंदुस्राव, ठीक है, और रसस्राव। दो पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, साथ में इनमें अंतर। टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि बिंदुस्राव और रसस्राव में अंतर लिखिए या दोनों की परिभाषा पूछ ली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदुस्राव है, इसके लिए किसने बताया था, डी पेरी ने बताया था 1869 में, इसने बताया था डी पेरी नामक वैज्ञानिक ने। अब बिंदुस्राव क्या होता है, कुछ शाकीय प्लांट, ये छोटे प्लांट है, कुछ शाकीय प्लांट जिनका तना प्राय क्या होता है, हरा ही होता है, छोटे होते हैं। तो कुछ शाकीय प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों के किनारे या उनके शीर्ष पर, जैसे मान लो ये छोटा शाक है, उसके किनारे पर या शीर्ष पर प्रातः काल के समय जल की बूंदें दिखाई देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं। तो कुछ शाकीय पौधे हैं यानी हरे छोटे प्लांट हैं, तो सुबह के समय में पत्तियों के किनारे या शीर्ष पर जल की बूंदें दिखाई देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं। दोबारा देखिए परिभाषा, कुछ शाकीय पौधों के पत्तियों के किनारे व शीर्ष भाग पर जल की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बिंदुस्राव, ठीक है। जैसे टमाटर है, घास है, सरसों है, इनमें कौन सी क्रिया होती है, बिंदुस्राव की क्रिया। तो एग्जाम्पल बताइए, तो टमाटर है, घास है, सरसों है आदि प्लांट में कौन सी क्रिया देखी जा सकती है प्रातः काल के समय, बिंदुस्राव, ठीक है। अब जिन यानी बिंदुस्राव क्रिया होती है, तो जिन रंध्रों से जल बाहर निकलता है उन रंध्रों को क्या कहते हैं, जलरंध्र कहते हैं। दोबारा देखिए कि जिन या लिंक में जिन रंध्रों के द्वारा बिंदुस्राव की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, जलरंध्र कहते हैं। और जलरंध्र के शीर्ष भाग को यानी जहां से खुल रहा है उस भाग को जल छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल छिद्र। दोबारा देख लीजिए, रंध्रों को जलरंध्र और शीर्ष भाग को जल छिद्र कहते हैं। और इनको घेरने वाली कोशिका यानी जलरंध्र को चारों तरफ से घेर रखी है कोशिका, उनमें क्या नहीं होती है, गति नहीं होती है, और गति नहीं होने के कारण रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। जैसे सामान्य रंध्र बड़ा था तो उस दिन के समय खुल गया था, रात में बंद हो गया था, इस प्रकार से यहाँ कोई क्रिया नहीं पाई थी। क्यों, क्योंकि इसके घेरने वाली कोशिकाओं के अंदर गति नहीं पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जलरंध्र के अंदर की जो और कोशिका का समूह होता है, मर्दतकीय कोशिकाओं का जो समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एपीथेलियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कि घेरने वाली जो सेल्स होती है उनमें गति नहीं होती है, तो रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। अब इसके नीचे की तरफ जहां रंध्र है उसके नीचे की तरफ विशेष प्रकार की मर्दतकीय कोशिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एपीथेलियम कहा जाता है। तो एपीथेलियम किसे कहते हैं, तो जलरंध्र में अंदर की तरफ कोशिका मर्दतकीय कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, एपीथेलियम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रिया कब होती है, तो जब जल अवशोषण क्या होता है, अधिक, और वाष्पोषण क्या होता है, कम। इन जल का अवशोषण तो अधिक कर लिया जाएगा और बाहर वाष्पोषण नहीं हो रहा है, तो कौन सा दाब बढ़ जाता है, मूल दाब बढ़ जाता है। कौन दाब बढ़ जाता है, मूल दाब। जल का अवशोषण अधिक कर लिया, वाष्पोषण नहीं हो रहा है, तो मूल दाब क्या हो जाता है, अधिक, और कौन सी क्रिया हो जाती है, बिंदुस्राव की क्रिया हो जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रातः काल के समय शाकीय पौधों पे शीर्ष पर या किनारों पर जल की बूंदें हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं। फिर एग्जाम्पल टमाटर, घास, सरसों, फिर इन रंध्रों को जलरंध्र, शीर्ष भाग को जलछिद्र, गति नहीं पाई जाएगी, और इसके अंदर की तरफ मर्दतकीय कोशिका उसे फिर क्या बोलते हैं, एपीथेलियम। क्यों होता है, वाष्पोषण में कम और जल अवशोषण अधिक, तो बिंदुस्राव की क्रिया हो जाती है। अब दूसरा टॉपिक कौन सा है, रसस्राव। कौन सा है, रसस्राव। तो पादप के, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, ये जिसे मैंने तार का वृक्ष बनाया है, उसके मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, तो कटे हुए भाग, तो पादप के क्षतिग्रस्त या
कटा हुआ भाग, तो यहाँ आपको छोटा सा कट लगा दिया। अब इससे कुछ जल और खनिज लवण बाहर निकले, तो यहाँ ये तार का वृक्ष बनाया मैंने और यहाँ ऊपर कट लगा दिया, यहाँ पे बांध दिया एक पात्र, तो धीरे धीरे रस इसके अंदर आ जाता है। तो कटे हुए भाग से रस का जो स्राव होता है उसे क्या कहते हैं, रस स्राव। तो बड़ी बात आसानी से याद रह जाएगी, पादप के क्षतिग्रस्त या कटे हुए भाग से जल व खनिज लवणों का बाहर आना क्या कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। पादप के कटे हुए भाग से खनिज लवण जल का बाहर आना क्या कहलाता है, रस स्राव। अब इसमें क्या होती है, जाइलम की वाहिका क्या होती है, क्षतिग्रस्त। ये किसके द्वारा हुआ था, मूल दाब के कारण, जबकि यहाँ जाइलम की वाहिका क्या हो गई है, क्षतिग्रस्त, जिसके कारण रस बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट हो गए हैं। एग्जांपल आपसे पूछे, रबर की जो प्लांट है उसको कट लगाया जाता है जिससे लेटेक्स निकलेगा, उससे रबर बनाया जाता है आसानी से। फिर है ताड़ का वृक्ष, ये ताड़ का वृक्ष बड़ा वृक्ष होता है जिसको कट कर दिया जाता है। कट करके यहाँ पर विशेष प्रकार के जल और खनिज लवण आ जाते हैं जो एक दिन में लगभग 50 लीटर तक प्राप्त हो जाता है। एक वृक्ष से लगभग 50 लीटर प्राप्त हो जाता है, जिसको पीने में काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ताड़ी कहते हैं। तो ताड़ के वृक्ष से पात्र लगाकर एक दिन में लगभग 50 लीटर क्या बनाई जाती है, ताड़ी बनाई जाती है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल अपना टेस्ट है और टेस्ट में आपको अच्छी तरह सभी क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे तरीके से करने हैं, सभी बच्चों को करने हैं। और जो आज क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके कमेंट भी डालना है। जो पहले वाले कमेंट नहीं डाले हैं वो कंप्लीट 5 दिन के कमेंट डाल ले, जिसके कारण जो भी नंबर आएगा वो आपके कंप्लीट पूरे होंगे। ठीक है, और सभी को अच्छी मेहनत करनी है। आज के टॉपिक से क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि बिंदु स्राव है, कौन से पादप में होती है, कोई एक पादप का नाम बताइए। थैंक यू। ठीक है।